बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब? कैसे इंटरव्यू आपका हो रहा है? मुझे उम्मीद है कि जो वीडियोस हैं आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी, काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे आप इससे। तो आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, आज जो मुझे क्वेश्चंस मिले हैं, प्रोफेसर सुहेल चंद साहब ने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, बड़े बेसिक क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं। तो बेसिक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, कोई टिपिकल किस्म के, कोई हाई लेवल के क्वेश्चन जो है वो अभी तक नहीं आ रहे। ठीक है, डेफिनेटली न्यू स्टूडेंट से ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जिस तरह के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि सर इसको हमने कैसे रिस्पॉन्स करना है कि व्हाई शुड यू बिकम अ लेक्चरर, आप लेक्चरर क्यों बनना चाह रहे हैं। देखें, ये तो पर्सनल ओपिनियन आपकी कि आपने बड़ा मस्बत, बड़ा पॉजिटिव आंसर देना है कि आप लेक्चरर क्यों बनना चाह रहे हैं। आपको शौक है क्या? जब आप किसी को समझाते हैं तो आपकी को दिल की गहराइयों से खुशी महसूस होती है कि आपको समझ जाती है कि दूसरा समझ रहा है। जब एक बंदे में पढ़ाने की क्वालिटीज होती हैं तो मुझे उसको 100% पता चलता है कि जो मैं समझा रहा हूँ अगले को ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपके पास अगर ऐसी कैपेबिलिटीज हैं, अगर ऐसी क्वालिटीज आप में हैं, तो आप कह सकते हैं सर मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ, मेरा शौक है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ रखी हैं, अगर मैं किसी को समझाता हूँ तो मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। तो उसके बाद मैंने अंदाज़ा लगाया है कि अल्लाह ताला ने अगर मेरे अंदर पढ़ाने की क्वालिटी रखी है तो क्यों ना मैं लेक्चरर बन जाऊँ। आपने ये नहीं कहना कि बस मैं ऐसे ही बन रहा हूँ और मुझे पता नहीं है और बस मैंने अप्लाई कर दिया। फ़ज़ूल आंसर आपने नहीं देना, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें अगर आपने हल्की-फुल्की जो है वो कोताही की तो फिर बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इंटरव्यू पे। अच्छा, क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? देखिए, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं और इसकी आसान डिफिनीशन ये है कि आपके पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर हर एक एलिमेंट की सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन जीरो है तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट की सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है अगर नॉन जीरो है देन इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। व्हाट इज क्लस्टर सैंपलिंग? अच्छा, क्लस्टर सैंपलिंग को हम एरिया सैंपलिंग भी कहते हैं। ये सैंपलिंग जरा वास्ट लेवल पे होती है, यानी ये वो सैंपलिंग नहीं हो, उस तरह की सैंपलिंग नहीं है कि हम हर एक एलिमेंट, हर एक बंदे के पास जा रहे हैं और उससे क्या डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इस कंडीशन में क्या होते हैं? क्लस्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन की मिनी रिप्रेजेंटेशन का जो है वो क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर्स की क्वालिटी ये है कि क्लस्टर्स जो होंगे वो इंटरनल लेवल पे यानी अंदरूनी लेवल में वो क्या होंगे? हेट्रोजीनियस होंगे और एक्सटर्नल लेवल पे वो क्या होंगे? होमोजीनियस होंगे। फिर हम क्लस्टर से क्या करते हैं? सैंपलिंग जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इंटरेस्टेड क्लस्टर होता है उसको हम ले लेते हैं और जो बाकी क्लस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फिर वो स्टडी का हिस्सा जो है वो नहीं होते। तो क्लस्टर सैंपलिंग में चूंकि जब आपके सैम्पलिंग में अगर वेरिएशन ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली आपने क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो आजकल जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है रिसर्चर क्लस्टर सैम्पलिंग जो है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्लस्टर सैम्पलिंग का एक मसला ये है कि चूंकि सैम्पलिंग काफ़ी वास्ट होने की वजह से इसका सैम्पलिंग फ्रेम जो है हम नहीं बना सकते। अगर इसका सैम्पलिंग फ्रेम अगर हम बनाएं तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसका सैम्पलिंग फ्रेम जो है हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लस्टर सैम्पलिंग इज क्लस्टर सैम्पलिंग एफिशिएंट देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्या क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट है? क्या हमेशा ऐसा होता है या ना किसी कंडीशंस के तहत ऐसा होता है? देखें, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं? क्यों आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं? आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके सैम्पलिंग यूनिट्स क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। होमोजेनिटी तो आप समझते हैं ना, होमोजीनियस होना एक काफी अनमोल पॉइंट्स है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक ही तरह के आ रहे हैं। ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा अनमोल किस्म का पॉइंट है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो डेफिनेटली इस कंडीशन में फिर क्लस्टर सैम्पलिंग मोर एफिशिएंट होगी। लेकिन अगर आपके पास जो सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, जो सैम्पलिंग एलिमेंट्स हैं, जो पॉपुलेशन के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, अगर वो होमोजीनियस हैं, उसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वहां पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेस्ट होगी। इज इट क्लियर? एक ऐसा एस्टिमेटर कि अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते चले जाएं आहिस्ता आहिस्ता
और वो एस्टिमेटर जो है वो पैरामीटर्स की तरफ बढ़ता चला जाए, तो फिर हम कहेंगे कि वो एस्टिमेटर जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। ठीक है, यानी एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट if it approach towards a true value of parameter with the increasing of sample size। sample size को जब आप increase करते हैं तो हर increment पे आपको पता चलता है कि आपका estimator जो है वो पैरामीटर के करीब हो रहा है। ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल दे देते हैं कि आपकी एक डेस्टिनेशन है। ठीक है, लेट सपोज वो आपका पैरामीटर्स है। आप जब एफर्ट्स करते हैं तो हर न्यू एफर्ट पे आपको पता चलता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन के करीब हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप में कंसिस्टेंसी है। ठीक है, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें, इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, जबकि इसके बरक्स जो बाकी आ रही हैं, जो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, उन तीनों को फिर हम रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के अंदर जो है इसका जवाब मिल रहा है कि जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग कहते ही इसीलिए हैं कि इसमें किसी किस्म की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं होती है। ठीक है, हाँ इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स है पॉपुलेशन में, हर एक एलिमेंट की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, What are the methods of simple random sampling? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को जब हम कंडक्ट करते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन से मेथड्स हैं? तो आपके पास जो है वो रैंडम नंबर टेबल है। रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल करके भी जो है आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का तरीकाकार जो है वाज़ेह कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास गोल्ड फिश बाउल मेथड है कि आप जो है वो टिकट्स पे जो है वो नेम लिख के उसको बाउल में डाल के शेक कर लें, उसके बाद जो है वो आप टिकट्स ले सकते हैं रैंडमली। और इसके बाद आपके पास जो है वो रैंडम नंबर्स जनरेट करने का भी आपके पास तरीका है। ठीक है, आपके पास एक व्हील, नंबर्ड व्हील होता है, एक पहिया सा होता है नंबर्ड व्हील, अक्सर आपने देखा होगा शोज में, मुस्तफा के शो में भी ये होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं और आपको एक एरो दिया जाता है, तीर, आप उससे क्लिक करते हैं तो वो नंबर्ड व्हील मेथड के जरिए भी हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पीडी, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं, एंड पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इनके दरमियान फर्क क्या है? तो सबसे वाजिया फर्क ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल की बनती है। अगर आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, तो डेफिनेटली जिस तरह हम एक कॉइन टास्क करते हैं तो ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है। लेट सपोज आप 3 कॉइन्स टास्क करते हैं, ठीक है, तो आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या आएगी, 0 1 2 3। ये जो है आपकी फिंगर टिप्स पे आप इन्हें काउंट कर सकते हैं, इनमें डेसिमल्स नहीं आ रहा, ये होल फिगर्स हैं। तो जब आपके पास 4 ही रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं, तो हर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू के सामने जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी एलोकेट करेंगे, लिखेंगे, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल विद देयर associated probabilities is actually called probability distribution। लेकिन कंटिन्यूस में चूंकि ऐसा नहीं होता, ठीक है, अब कंटिन्यूस में तो हमारे पास इनफिनिट किस्म के वैल्यूज आती हैं, हर वैल्यू के सामने तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम एलोकेट कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको एक फंक्शन के थ्रू जो है वो शो करते हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ कनेक्टेड है, जबकि अगर आपका रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस नेचर का है तो उसके लिए फिर हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो बनाना होता है। ठीक है, What is parameter and what it tells? अच्छा, पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो एक तो आसान डिफिनीशन ये है कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक जब आप ऑब्जर्व करते हो तो डेफिनेटली उसके लिए आप पैरामीटर इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अच्छा, स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो डेफिनेटली पैरामीटर्स के अलावा उसको हम जो है वो डिफाइन फिर नहीं कर सकते। ठीक है, लेट सपोज एक पॉपुलेशन है, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें एवरेज क्या आ रही है, तो डेफिनेटली उसका जो है आपको मीन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज के लिए आपके पास जो पैरामीटर है वो म्यू है। तो ये क्या बताता है आपको, पैरामीटर्स दरअसल आपको बताता है कि पॉपुलेशन की डिस्क्रिप्टिव क्या है, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के मतलब आपको जो है वो आगाही देता है, यानी पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या आ रहा है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशंस क्या आ रहा है, पॉपुलेशन का मीन क्या आ रहा है। तो पैरामीटर्स हमें क्या बताता है, किसी स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। ठीक है, वाई टू यूज येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन, हम येट्स कंटिन्यूटी करेक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, कॉन्टिजेंसी टेबल में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है, कंप्यूट करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, फिशर अप्रोक्सीमेशन ये कहता है
कि अगर किसी क्लास की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो 5 से लेस हो जाती है तो फिर उसको हम प्रीवियस या प्रीसीडिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से कंबाइन करते हैं ताकि हम 5 का फिगर पूरा कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, पीछे जाके पीछे वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो एक फ्रीक्वेंसी ऐड करना पड़ती है ताकि हमें 5 मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर 2x2 कंटीजेंसी टेबल में आपके पास जो अगर फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर 10 से कम हो जाती है तो डेफिनेटली हम एक क्लास लूज कर जाते हैं, ठीक है। जब हम क्लास लूज करेंगे 2x2 कंटीजेंसी टेबल में तो डेफिनेटली आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टीजेंसी टेबल में आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, r-1 एंड c-1, ठीक है। तो आपके पास जो है 2-1 से क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। लेकिन जब आपके पास एक क्लास कम हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको कंबाइन करना पड़ेगा। जब अगर आप कंबाइन कर जाते हो तो फिर आपके पास क्या होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 आ जाएगा, तो फिर ये आपके लिए मसला आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंबाइन तो नहीं करेंगे लेकिन इस मसले को हल करने के लिए हम कंटिन्यूटी करेक्शन का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये कंटिन्यूटी करेक्शन का इस्तेमाल करते हो इन केस ऑफ 2x2 कंटीजेंसी टेबल में, अगर आपकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है क्लास की अगर 10 से कम हो जाती है तो आप उसको प्रीवियस क्लास की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से कंबाइन न करो, इसलिए कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 हो जाएगा। इसका तोड़ ये है कि आप वहां पे कंटिन्यूटी करेक्शन का इस्तेमाल कर लो, आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, तो प्रोबेबिलिटीज की आपके पास 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक को हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं जिसको हम प्रायर प्रोबेबिलिटी अप्रोच भी कहते हैं। सेकंड आपके पास जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच जिसको हम पोस्टीरियर अप्रोच भी कहते हैं। और थर्ड जो आपके पास है वो एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। What is t-test? Actually, t-test is defined that t-test is the ratio of standard normal variate and the square root of chi-square divided by its degrees of freedom is called t-test, ठीक है। What is the source of extraneous variation? देखिए extraneous variations वो variations होती हैं कि जो कि आप अपने मॉडल में जो डायरेक्टली जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अफेक्ट करती है, उसको हम एक्सट्रानियस वेरिएशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और आप उसको फर्टिलाइजर की बेस पे जो है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर तो आप अप्लाई कर लेंगे लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है वो फर्टिलाइजर के अलावा भी अफेक्ट होती है। उसको सनलाइट जो है वो उसको अफेक्ट करती है, उसको रेन अफेक्ट करती है, उसको विंड जो है वो अफेक्ट कर रही है, ह्यूमिडिटी उसको अफेक्ट करती है, एनिमल्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग उसको अफेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो आपके मॉडल में शामिल तो नहीं है। तो ऐसी कई ऐसी हमारे पास सोर्स होते हैं जो आपके रिग्रेसर में तो शामिल नहीं होते लेकिन आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को वो डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो फिर उनको हम एक्सट्रानियस वेरिएशंस के जुमरे में जो है वो लेके आते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, तो डिफरेंस जो है इसके दरमियान जो है वो बड़ा 2-3 डिफरेंस ये हैं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में जब आप स्ट्रेटा बनाते हैं तो स्ट्रेटा जो होता है वो इंटरनल लेवल पे क्या होता है, होमोजेनियस होता है, एक्सटर्नल लेवल पे वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। जबकि आपके पास जो क्लस्टर्स होते हैं वो इंटरनल लेवल पे हेट्रोजीनियस होते हैं, एक्सटर्नल लेवल पे होमोजेनियस होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें फर्क ये है कि जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में जो स्ट्रेटम होता है, आप जब इसमें से जो यूनिट्स लेते हैं वो आपका सैंपलिंग यूनिट कहलाता है, ठीक है। जबकि हर क्लस्टर जो है वो आपके पास क्या होता है, सैंपलिंग यूनिट होता है, ठीक है। व्हाट इज बेसियन अप्रोच, बेसियन अप्रोच के मतलब मैं आपको पहले भी जो है बता चुका हूं, इसको हम रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिवर्स यूज है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एक फॉरवर्ड प्रोसेस है। बेसियन अप्रोच जो है हमारे पास जो है वो ये एक बैकवर्ड प्रोसेस है, ठीक है। इसकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। व्हाट इज अल्फा एंड बीटा एंड इट्स यूज, अच्छा अल्फा हमारे पास क्या, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप फर्स्ट एरर है और बीटा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप सेकंड एरर है। इसका यूज क्या है, डेफिनेटली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल करते हैं। जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करोगे, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप फर्स्ट एरर को एडवांस में आप बताओगे कि आप जो है वो कितना रिस्क जो है आप टॉलरेट कर सकते हो।
रिस्क की प्रोबेबिलिटी को फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, ठीक है। इसका यूज जो है फिर ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो अल्फा के बगैर आप प्रोसीड नहीं कर सकते। और बीटा का क्या यूज है, बीटा की बेस पे आप पावर ऑफ टेस्ट को जो है डिटरमाइन करते हो कि आपकी जो टेस्ट की पावर है वो कितनी है। डेफिनेटली जितनी पावर ऑफ टेस्ट बढ़ेगी उतना आपका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। व्हाट इज लाइक्लीहुड फंक्शन, ये लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, तो देखें आपके पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस होते हैं उसको जब हम कहते हैं कि हमारे पास आइडेंटिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ एन आइडेंटिकल डेंसिटीज फंक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड लाइक्लीहुड फंक्शन। जब आपके पास लेट सपोज डेंसिटी फंक्शंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और वो तमाम क्या है, वो आइडेंटिकल डेंसिटीज फंक्शन है, ठीक है। अगर आप उनका प्रोडक्ट लेते हो, अगर आप उन तमाम को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हो, तो फिर उसको हम लाइक्लीहुड फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। What is MLE? Maximum likelihood estimation is one of the most populous method of estimations. ठीक है, अच्छा MLE होता है क्या है, तो maximum likelihood estimator is that value of parameter is that value of theta that maximizes your likelihood function. थीटा की वो वैल्यू जो आपके लाइक्लीहुड फंक्शन को ऊपर तक ले जाती है, मैक्सिमाइज कर देती है। जिस पॉइंट पे आपका लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है, आपकी थीटा हेड की वही वैल्यू क्या कहलाती है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है वो कहलाती है, ठीक है। या अगर आप आसान अल्फाज में सुनना चाहते हैं मुझसे, तो एमएलई में क्या किया जाता है, पैरामीटर जो है, एमएलई क्या करता है, पैरामीटर को अपने हाथ में ले लेता है, पकड़ लेता है, और हर ऑब्जर्वेशन से दरख्वास्त करता है कि कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो इसको मैक्सिमाइज कर देगी, जो इसको ऊपर तक ले जाएगी। तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन हामी भरती है कि हाँ मैं इसको जो है वो ऊपर तक ले जा सकती हूँ, तो फिर उसको फिर हम क्या कहते हैं, उस एस्टिमेटर को फिर हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। विच इज द बेस्ट वन, MLE और OLS। देखिए दोनों मेथड जो हैं आप एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का भी इस्तेमाल करते हैं और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का भी आप इस्तेमाल करते हैं। दोनों जो है वो अपने अपने मकाम पे बेस्ट होते हैं, लेकिन एक पॉइंट है कि जब आपके पास सैंपल साइज लार्ज होगा तो वहां पे फिर आप MLE लगा लें तो बड़ा फायदा होगा। और अगर आपके पास सैंपल साइज छोटा आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, तो उस कंडीशन में फिर आप ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस सैम्पलिंग एरर, बायस एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। अच्छा, तीनों को इकट्ठा दिया गया है, प्रेशर आप पे आएगा लेकिन आपने प्रेशर नहीं लेना। सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर को तो हम सैंपल साइज को इंक्रीज जब करेंगे, जब आप सैंपल साइज को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली सैंपल एरर आपका नीचे आएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो सैम्पलिंग एरर कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज। अच्छा, बायसनेस क्या होती है, देखें आप कि जब डेटा की रैंडमाइजेशन जब ठीक तरीके से नहीं होगी तो डेफिनेटली उसमें बायसनेस आएगी। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात करते हैं तो उसका पहला प्रिंसिपल क्या है, रैंडमाइजेशन। तो जितनी अच्छी रैंडमाइजेशन होगी, डेटा जितना रैंडमली तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा, उतनी उसमें बायस नहीं होगी, उतनी उसमें सेल्फिशनेस नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह इलेक्शन में अक्सर रिगिंग होती है, क्या होती है, उसको हम धांधली कहते हैं, ठीक है। तो जब धांधली होगी उसके बाद अगर किसी को इलेक्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली वो रिजल्ट्स क्या होंगे, हमारे पास बायस रिजल्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। अनबायस्ड रिजल्ट्स नहीं होंगे, फेयर रिजल्ट्स नहीं होंगे, बल्कि इसमें क्या होगा, घपला होगा, ठीक है। और नॉन सैम्पलिंग एरर को आप कैसे जो है वो कम कर सकते हैं, तो नॉन सैम्पलिंग एरर को हम कम कैसे कर सकते हैं कि आप जो है एक अच्छी टीम को लगा देना, ठीक है। जब आपकी टीम जो होगी एक्सपर्ट्स होगी, आपके पास नॉन सैम्पलिंग एरर नहीं होगा, उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, अच्छे टूल्स होंगे, नॉन सैम्पलिंग एरर नहीं होगा। जो लोग रिस्पांस नहीं दे रहे आप उनको भी फॉलो अप करें, ठीक है, उनके पास भी जाएं, तो उसकी वजह से भी आपका नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होगा, कम होगा। अच्छा जी, व्हाट विल वी डू इफ एरर्स आर कांस्टेंट, तो एरर्स का आपके कांस्टेंट कब आएंगे, यानी जब भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं आपका एरर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर आपके एरर कांस्टेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। इसमें एक एरर आ रहा है जो सिस्टमेटिक एरर आ रहा है, तो डेफिनेटली वो सिस्टमेटिक एरर को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। आपने देखना है कि हर अटेम्प्ट पे एक ही एरर आ रहा है। एरर तो चूंकि रैंडम होता है, एरर क्या होता है, रैंडम होता है, हर एफर्ट्स पे आपके पास एरर्स डिफरेंट होते हैं। एरर को जो है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए एरर रैंडम होता है, ठीक है। एरर जो होता है वो रैंडम होता है। जब आप दो प्लांट्स को आप एट अ टाइम पानी दे रहे हो, उसमें लैंड फर्टिलिटी भी सेम है, ठीक है,
उसमें जो आप फर्टिलाइजर अप्लाई करो वो भी सेम है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी सेम है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी सेम है, आप उनकी ट्रीटमेंट सेम तरीके से कर रहे हो। लेकिन जब आप यील्ड लेते हो तो एक से आपको जो है वो 15 मन गंदम मिलती है और अगले से आपको जो है वो 13 मिलती है, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन इसका जवाब देगा? डेफिनेटली रैंडम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि ये इसमें चेंजिंग क्यों आ रही है, ठीक है। लेकिन जब आपका एरर जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका एरर जो है वो सिस्टमेटिक है, यानी आपके सिस्टम में एरर आ रहा है। इज इट क्लियर? तो उसको फिर आपने ठीक करना है। व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेप वाइज रिग्रेशन? अच्छा, स्टेप वाइज रिग्रेशन हमारे पास एक एडवांस रिग्रेशन की टेक्निक है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम जो है वो बैकवर्ड एलिमिनेशन कहते हैं, एक को हम फॉरवर्ड सिलेक्शन कहते हैं। हम इसमें बड़ी एहतियात से जो है वो मॉडल जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हम हर एक वेरिएबल्स को अपने मॉडल में डालते हैं, वन बाय वन उसकी सिग्निफिकेंस चेक करते हैं, अगर तो वो बेहतर है तो उसको मॉडल में रखेंगे, अगर वो इनसिग्निफिकेंट है, फजूल है, तो उसको फिर हम बाहर निकाल देंगे। इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता हर एक वेरिएबल को लेके चलते रहते हैं, अगर अच्छा हो तो मॉडल में रखते हैं, अगर अच्छा ना हो तो मॉडल से निकाल देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड सिलेक्शन। एक है बैकवर्ड एलिमिनेशन। बैकवर्ड एलिमिनेशन का मतलब ये है कि आप जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं वो सब आप मॉडल में रख लें और एक एक को आप चेक करते रहें, और अगर वो मॉडल अगर वो वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंट है तो वो आपके मॉडल में रहेगा, आपका मॉडल का हिस्सा बनेगा। अगर वो इनसिग्निफिकेंट है तो आप उसको एलिमिनेट करते जाएं, डिलीट करते जाएं। तो जब आप ये प्रोसेस आखिर तक करेंगे तो आपके पास जो मॉडल बनेगा वो बड़ा बेहतरीन किस्म का मॉडल बनेगा, इसलिए कि वो स्टेप वाइज रिग्रेशन से गुजर के आया हुआ है, ठीक है।